वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बैगिंग और पेस्टिंग को एसक्यूएल के साथ कैसे परफॉर्म करें। इस वीडियो में बताऊंगा आउट ऑफ बैग इवैल्यूएशन। सो आउट ऑफ बैग इवैल्यूएशन क्या होता है, जैसे कि बैगिंग और पेस्टिंग कैसे परफॉर्म होती है, उसका वर्किंग कैसा होता है, उसको वापस से जान लेते हैं। तो बैगिंग में क्या होता है, जो ट्रेनिंग डेटा सेट होता है, उस ट्रेनिंग डेटा सेट से हम कई सारे सैम्पल डेटा सेट बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ 4 सैम्पल डेटा सेट बनाया, 1, 2, 3, 4, और उन 4 सैम्पल डेटा सेट पे सेम जो प्रिडिक्टर होता है, सेम मॉडल एल्गोरिदम होता है, एमएल का जो एल्गोरिदम होता है, उसको ट्रेन करता है। तो इस हिसाब से हमको एक अलग-अलग डाइवर्स प्रिडिक्टर मिल जाता है। 4 यहाँ पे डाइवर्स प्रिडिक्टर मिल गए हैं, क्योंकि सेम तो है, मॉडल एल्गोरिदम सेम है, लेकिन वो ट्रेन किस पे हुए हैं, अलग-अलग डेटा सेट पे ट्रेन हुए हैं। इसलिए यहाँ पे ये क्या माने जाएँगे, ये डाइवर्स प्रिडिक्टर माने जाएँगे। तो कैसे ये सैंपलिंग कैसे होती है? सैंपलिंग 2 तरीके से होती है, एक तो बूटस्ट्रैप सैंपलिंग और एक होती है विदाउट बूटस्ट्रैप या पेस्टिंग सैंपलिंग, पेस्टिंग। तो जो बूटस्ट्रैप होता है उसे बोलते हैं कि जो बैगिंग बोलते हैं उसे बोलते हैं बूटस्ट्रैप। तो बैगिंग में क्या होता है कि जो सैंपलिंग होती है वो विद रिप्लेसमेंट होती है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब कि जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझो कि आपके पास डेक ऑफ कार्ड है। उस एक डेक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड होते हैं? टोटल 52 कार्ड होते हैं। अगर आपको उसमें से सैंपलिंग करनी है तो आपको उसमें से एक कार्ड लेना पड़ेगा। तो आपने एक कार्ड लिया और उस पे जो भी आया, जैसे कि आपका तुर्क का इक्का आया, तुर्क का इक्का आया तो उसको आपने नोट डाउन कर दिया, आपने कॉपी पे नोट डाउन कर दिया। उसके बाद अब जो कार्ड आपने हाथ में लिया है वो वापस उस डेक ऑफ कार्ड में डाल दो। उसके बाद वापस दूसरा सैंपल, दूसरा रिकॉर्ड आपको लेना है, तो वापस कार्ड में से उस कार्ड में से डेक ऑफ कार्ड में से एक ताश का पत्ता निकालो और देखो कि वो कौन सा पत्ता है। तो अब क्या पता चल रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि जो पहले जो कार्ड था वो कार्ड वापस आ जाए। पॉसिबिलिटी तो है ही, क्योंकि उसी डेक ऑफ कार्ड में वो कार्ड है। तो इसे ही बोलते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, कोई भी एक सैंपल, यहाँ पे जैसे कि कोई एक सैंपल है, इसका नाम है एक। यहाँ मैं लिख नहीं पाऊंगा, मेरे पास पेन नहीं है। तो कोई भी एक सैंपल है, उसका नाम है एक। तो वो एक नाम का सैंपल, एक पहले सैंपल रिकॉर्ड में, ये पहला सैंपल डेटा सेट है या सबसेट है, पहला सैंपल सबसेट है। सो वो एक नाम का रिकॉर्ड है, वो इस सैंपल में मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकता है, क्योंकि हमने क्या किया था, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट किया था। जैसे कि कार्ड के पत्ते में आपने देखा कि वो वापस आ सकता है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि वो एक इंस्टेंस यहाँ मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाए, यानी सेम रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है कि वो सेम सेम रिकॉर्ड यहाँ पे भी तो जा सकता है, क्योंकि वापस से सैम्पलिंग स्टार्ट कर दी। ये दूसरा सेट बना रहे हैं अपन, ये तीसरा सेट बना रहे हैं, चौथा सेट बना रहे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं, विद रिप्लेसमेंट बोलते हैं। अगर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है तो उसे क्या बोलते हैं, पेस्टिंग बोलते हैं। तो पेस्टिंग में क्या होता है, जैसे कि कार्ड लिया आपने, 52 कार्ड में से एक कार्ड को चुनना है। तो एक कार्ड चुना और जो भी कार्ड आया वो अपने पास रख लिया। उसके बाद दूसरा कार्ड चुनना है, तो क्या करोगे कि वो 51 कार्ड बचे, 51 कार्ड में से उस कार्ड को चुनोगे कि किसी एक। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि सेम कार्ड वापस आ जाए, तो उसे ही बोलते हैं कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सो उस केस में क्या होता है, जो रिकॉर्ड होता है वो एक सैंपल में बार बार रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन वो रिकॉर्ड चारों सैंपल में हो सकता है। इसमें तो हो ही सकता है, क्योंकि पहले इसका सैंपल बनाया, ये सैंपल बना दिया, उसके बाद वापस ये सैंपल बनाएंगे, ये अलग सैंपल है, ये अलग सैंपल है, ये अलग सैंपल है।
ये पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ कि इसका 25% इसमें जाएगा, 25% इसमें, 25% इसमें, 25%। ऐसा नहीं है। पार्टिसिपेंट यहाँ सैम्पलिंग कर रहे हैं, स्प्लिटिंग नहीं करना है, सैम्पलिंग करना है। सैम्पलिंग अलग होती है, स्प्लिटिंग अलग होती है। हम्म। तो अब यहाँ पे हमने क्या परफॉर्म किया, यहाँ हम बैगिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैगिंग के केस में क्या होता है कि अगर अगर ये जो सैंपल का साइज है ट्रेनिंग के साइज के बराबर होती है, कि मतलब कि इसमें अगर 50 सैंपल है और अपन सैम्पलिंग जो हम सैंपल डेटा सेट बना रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, वो भी उसका भी लेंथ 50 हो, उसकी भी साइज 50 हो, 50 रिकॉर्ड हो और इसकी भी साइज 50 रिकॉर्ड हो, तो मैथमेटिकली प्रूफ है कि केवल और केवल 63% सैंपल ही, 63% रिकॉर्ड ही इसमें आते हैं, इसमें आ पाते हैं इस ट्रेनिंग डेटा सेट के। और बाकी 37% जो डेटा जो इंस्टेंसेस है, जो रिकॉर्ड है, वो इसमें नहीं आ पाते हैं। तो जो नहीं आ पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ बैग इंस्टेंसेस। उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ बैग इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आउट ऑफ बैग इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस। सो आपको पता चल गया होगा कि आउट ऑफ बैग इंस्टेंसेस क्या होता है। अब अब यहाँ पे एक आउट ऑफ बैग इंस्टेंसेस हमको पता चल गया। तो अब यहाँ पे एक और बात है कि अगर नंबर ऑफ एस्टिमेटर इनफ नंबर में हो, मतलब कि थोड़े ज़्यादा हो या ठीक ठाक नंबर में हो, तब क्या होता है कि हर हर इंस्टेंस ट्रेनिंग सेट का, हर सारा का सारा इंस्टेंस का कंप्लीट, मतलब इसमें 50 के 50 50 इंस्टेंस है तो 50 के 50 इंस्टेंस, हर इंस्टेंस किसी ना किसी का, किसी ना किसी सैंपल का, इस सैंपल का या इस सैंपल का आउट ऑफ बैग इंस्टेंस होता है। करीब करीब होता ही है। अगर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इनफ है और ट्रेनिंग डेटा सेट का साइज इसके बराबर ही है, मतलब सैंपल डेटा सेट का साइज ट्रेनिंग सेट के साइज के बराबर ही है, तो पॉसिबल हर हर इंस्टेंस किसी न किसी प्रिडिक्टर के लिए आउट ऑफ बैग इंस्टेंस होता है। तो अब यहाँ पे क्या, इससे हमको क्या फ़ायदा मिला, इससे हमको फ़ायदा मिला कि अब हमको क्रॉस वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इंस्टेंस तो पहले से ही मिल गया अपन को जो आउट ऑफ बैग था, मतलब कि वो आउट ऑफ सैंपल डेटा अपन को मिल चुका है। अब अपन को अलग से डेटा को ट्रेन करो, डिवाइड करो और ट्रेन करो पहले सेट पे, तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्रॉस वैलिडेशन की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट आपको यहाँ पे क्या सेट करना पड़ता है, आपको जब जब भी बैगिंग क्लासीफायर बनाओ तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ता है, बस ये मैं इसको रॉ एनपी कन्वर्ट कर देता हूँ। सो जब भी आप बैगिंग क्लासीफायर बनाओ, आप उसमें जस्ट एक हाइपर पैरामीटर सेट कर दो, ओ ओ बी इंस्टेंस ओ बी स्कोर। यहाँ पे ये क्या आ रहा है यार, ओ बी स्कोर इज इक्वल टू ट्रू सेट कर दो। तो ये ट्रेनिंग करेगा, उसके साथ साथ ही क्या करेगा, स्कोर भी निकाल के दे देगा। TRUE ट्रू सेट कर दो, TRUE, अरे यार, ट्रू सेट कर लिया। अब इसको एग्जीक्यूट करो। अब मैं यहाँ पे क्लासीफायर को चेंज कर देता हूँ, मैं डिसीजन ट्री क्लासीफायर यूज करना चाहता हूँ, तो मैं फ्रॉम स्केलर यहाँ पे कर भी नहीं सकता, और स्केप और बिलो, अब यहाँ पे करता हूँ एंटर, फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन, मॉडल सिलेक्शन से ट्री से या लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करता हूँ। ट्री तो कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है, तो
लीनियर मॉडल, इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेसर, लॉजिस्टिक रिग्रेसर। ये रिग्रेशन लिखा हुआ लेकिन ये क्लासीफायर है ना। ऐसा ये रिग्रेसर नहीं, ये रिग्रेसर टास्क नहीं करता है, क्लासिफिकेशन टास्क कंप्लीट करता है। नाम ऐसा ही है, क्या करें। तो ये किया मैंने। अब BGN CLF किया तो यहाँ पे कहाँ डाला मैंने, लॉजिस्टिक रिग्रेसर डालता हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेसर क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, वो ऊपर क्लास था है ना, इसलिए मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया। तो अब BGN CLF डॉट फिट और मैं एक्स ट्रेन करता हूँ, एक्स ट्रेन एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। चलो, तो मुझे लगता है कुछ किया है गड़बड़। XTRAIN बूट स्ट्रैप आउट ऑफ बैग एस्टिमेटेड ओनली। हाँ, बूट स्ट्रैप इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू रखोगे तभी होगा, पेस्टिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। सो ट्रू रखो इसको पहले। तो मैंने ये अपना ट्रेन हो गया। अब इसका स्कोर भी देख लेते हैं, BGN स्कोर, BGN क्लासीफायर डॉट स्कोर। अब इस पे क्या, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, अरे यार, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, टेस्ट सेट डेटा सेट पे हमको स्कोर देखना चाहिए। देख तो किसी में भी से पूरे डेटा सेट पे चेक कर लो, लेकिन टेस्ट डेटा सेट मैं मान रहा हूँ कि मेरा बस यही फाइनल मॉडल है। तो अब देखते हैं स्कोर क्या है। तो 79% स्कोर रहा है इसका। और अकेले लॉजिस्टिक रिग्रेसर का क्या होता है, अकेला लॉजिस्टिक रिग्रेसर है उसका स्कोर क्या होता है। तो इसको मैं फिट कर देता हूँ, फिट करता हूँ पहले तो FIT फिट एक्स ट्रेन और कॉमा वाई ट्रेन, वाई ट्रेन। अब यहाँ पे मैं ट्रेन होने के बाद मैं इसका स्कोर चेक कर सकता हूँ, डॉट एस स्कोर और एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। चलो, 80%। तो खतरनाक ही है यार। अलग अलग यहाँ पे मैं जो भी एग्जांपल बोलना चाहता हूँ कि यार परफॉर्म करेगा, लेकिन वो तो उल्टा ही कर रहा है। कोई नहीं यार, होता है। तो ये 80% अकेले परफॉर्म कर रहा था, लेकिन 10 लोग आ गए तो ये और ख़राब परफॉर्म करने लग गया। और भी देखें क्या, डिसीजन ट्री का देख लें एक बार। डिसीजन ट्री से आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहले डिसीजन ट्री को फ्रॉम एस्केलर डॉट ट्री इंपोर्ट क्या करो, इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है भाई, इंपोर्ट करना है डिसीजन ट्री क्लासीफायर। डिसीजन ट्री क्लासीफायर, अब यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासीफायर रख दो, डिसीजन ट्री क्लासीफायर। ये क्या, डिस्क्रिप्शन वार्निंग, डिसीजन ट्री क्लासीफायर चाहिए यार। मैंने लगता है इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, अब एग्जीक्यूट कर लिया है। चलो, तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर आ गया। अब मैं इसको 10 ही है, चलो ठीक है। अब ये अब ये उसका नाम मैंने चेंज नहीं किया है। BGN मैंने क्या किया था, BGN ही नाम रखा है। तो 88% अब हो गया डिसीजन ट्री क्लासीफायर। अब यहाँ पे भी डिसीजन ट्री रख देता हूँ कि अकेला कैसा परफॉर्म करता है और मल्टीपल कैसे परफॉर्म करता है। भाई गजब है यार। हाँ, तो ऐसा होता है, हो सकता है ये ओवरफिट हो डेटा सेट से। तो इसमें क्या, और इसमें क्या फ़र्क होगा, इसमें और इसमें फ़र्क होगा कि ये इसका जो डिसीजन बाउंड्री होगी वो रेगुलर होगी और इसकी डिसीजन बाउंड्री इनरेगुलर होगी। चलो इसको देख भी लेते हैं। तो इसका नाम क्या रखा है पहले तो इसको पहले अलग से बनाना पड़ेगा यार। डिसीजन ट्री को DT बोल देते हैं और डिसीजन ट्री को फिट भी करना है मुझे। तो DT डॉट फिट,
dt डॉट फिट, और मुझे इसका dt डॉट का स्कोर भी निकालना है, तो dt डॉट स्कोर। चलो, तो अब 92, क्योंकि मैंने रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42 किया था क्या, 42। अब ये हमेशा एक जैसा ही आएगा, अगर रैंडम स्टेट सेट नहीं करूँगा तो ये अलग अलग आएगा। देखो, कंट्रोल एक्स करता हूँ यहाँ पे, और मैं रैंडम स्टेट, इसका यही होता है कि रैंडम स्टेट सेट कर देते हो तो एक जैसा एल्गोरिदम अंदर इंटरनली एक जैसा एल्गोरिदम अप्लाई करता है और अलग अलग स्कोर नहीं देता है। इसलिए रैंडम स्कोर सेट कर देना चाहिए कि बार बार मैं रीलोड करूँ, जितनी बार प्रोग्राम रीलोड होगा वो उतना बार अलग अलग परफॉर्मेंस देगा। तो ये 93.6 जो अच्छे पे कैच कर लिया इसने। अब इसका मुझे डिसीजन बाउंड्री दोनों का देखता है, तो वही प्लॉट डिसीजन बाउंड्री, और सबसे पहले एक्स डालो, फिर वाई डालो, फिर अपना क्लासीफायर डालो। क्लासीफायर में dt डालता हूँ पहले तो अब इसका देखो, इसने कैसे क्लासीफाई किया है। इसने बोला ये ऐसे कर दो और ऐसे कर दो। और दूसरा देखते हैं, एक जो अपन ने बीजीएन को किया उसका बाउंड्री देखना है। तो डिसीजन बाउंड्री ऑफ बीजीएन के लिए प्लॉट डिसीजन बाउंड्री, और पहले एक्स डालो फिर वाई डालो, और अपना जो बीजीएन क्लासीफायर मतलब बैगिंग क्लासीफायर आपने जो बनाया था वो, अब उसकी बीजीएन कोई बनाया नहीं था क्या, तो बीजीएन CLF डाला था मैंने, बीजीएन अंडरस्कोर CLF। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों का लगभग सेम ही है। तो रुको भाई, अब मैं 10 की जगह इसको ज़्यादा कर लेता हूँ, 100 कर देता हूँ। ऐसे कैसे, आज मैं समझा के रहूँगा कि रेगुलर होता है। तो बीजीएन क्लासीफायर अब ये कितना देगा, 92% दे दिया, और इसका 93% है करीब। तो चल भाई, इसका ये प्लॉट किया, और उसका भाई ये टाइम ले लेता है यार। हाँ, तो चलो, अब भी इससे भी नहीं समझाऊंगा, 500 करता हूँ मैं, क्योंकि आज मैंने ठान लिया है कि अब मैं समझा के रहूँगा तो मैं रहूँगा। तो कोई नहीं, प्लॉट ले रहा है टाइम तो लेने दो, मैं आज चलो। तो अभी तो यार इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो तब भी देख सकते हो यहाँ पे अपना जो डिसीजन बाउंड्री है इसको देखो, यहाँ पे ऐसे अच्छा एक स्मूथ लाइन बना के इसने कर लिया है। और इसने कैसा डिसीजन बाउंड्री बनाया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो इसका जो रिटेल है, मतलब इसका जो जो भी कुछ है, इसका जो क्या है, इसकी जो डिसीजन बाउंड्री है वो रेगुलर है। जो अपने बैगिंग क्लासीफायर की डिसीजन बाउंड्री वो रेगुलर थी, अकेले डिसीजन बाउंड्री से। ये ऐसा डिसीजन बाउंड्री होना है, सीधा स्ट्रेट लाइन, कि एक्स इज इक्वल टू ये x0 होगा और ये x1 होगा। तो x0 इज इक्वल टू 1.3 के बाद में इसने बोल दिया कि भाई वही है। तो इतना खतरनाक इसने बना रखा है, तो इतना रेगुलर तो नहीं है, इसका थोड़ा रेगुलरिटी, ये रेगुलर है थोड़ा। सो यही बैगिंग क्लासीफायर ऐसे अपन एसक्यूएल में भी यूज कर सकते हैं, और आउट ऑफ बैग इवैल्यूएशन हमने यहाँ पे परफॉर्म कर ली, केवल और केवल ओ बी स्कोर इज इक्वल टू ट्रू सेट करके। अब मुझे क्रॉस वैलिडेशन से यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्रॉस वैलिडेशन की जगह हम डायरेक्ट ओ बी स्कोर देख लेंगे तो वो पता चल जाएगा। तो डॉट ओ बी स्कोर चेक करो, ओ बी स्कोर अंडर स्कोर, तो वो स्कोर दे देगा कि आउट ऑफ सैम्पल डेटा सेट पे ये कैसा परफॉर्म करता है। 96% ये परफॉर्म करता है आउट ऑफ सैम्पल डेटा सेट पे। तो ये सेम एज किसके बराबर है, ये बराबर है डिसीजन ट्री के बराबर है, ठीक है। डिसीजन ट्री नहीं, क्रॉस वैलिडेशन के ही इक्वल है, सिमिलर है, क्योंकि मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिया था कि एक ओ बी इंस्टेंस हो जाता है, तो ओ बी इंस्टेंस है तो क्यों ना ट्रेनिंग के साथ ही ये इवेल्युएट हो। तो अब ये ओ बी स्कोर यहाँ से आ जाता है। तो अगर इसको डिटेल में समझना है कि ओ बी स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, तो मैं इसको एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। तो मान लो कि यहाँ पे तो चार ट्रेनिंग सेट में केवल 4 सेट है, 4 डेटा है ना। और मैंने इसका आउट ऑफ बैगिंग सैम्पलिंग किस कैसे परफॉर्म किया है, बैगिंग मेथड से सब परफॉर्म किया है।
और यहाँ रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू बूट स्ट्रैप बोल रखा है। तो बूट स्ट्रैप एक्चुअल में क्या होता है? बूट स्ट्रैप होता है स्टैटिस्टिक्स में क्या बोलते हैं कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट को बूट स्ट्रैप बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका सैम्पलिंग करी, 4 सैंपल में इसको डिवाइड किया। माना कि ये चारों की साइज भी 4-4 है ना? तो सब सभी जो सैंपल है इसमें रिकॉर्ड 4 सैंपल थे, उसके नाम भी मैं बोल देता हूँ 1 2 3 4 है। तो हो सकता है कि ये 1 इसमें एग्जिस्ट हो, पहले में एग्जिस्ट है, और बाकी सब में, या दूसरे में एग्जिस्ट है लेकिन तीसरे चौथे में एग्जिस्ट नहीं है। तो पहले के लिए क्या करेगा, ये जो 1 जो नाम का रिकॉर्ड था वो इन दोनों एस्टिमेटर के लिए, इन दोनों सैंपल के लिए तो आउट ऑफ बैग मतलब आउट ऑफ सैंपल डेटा था। तो आउट ऑफ सैंपल डेटा था तो मतलब इस इन प्रिडिक्टर के पास ट्रेनिंग के टाइम ये डेटा नहीं था, तो उन डेटा सेट पे ट्रेनिंग नहीं हुई है इन दोनों एस्टिमेटर की। तो अब जो 1 नाम का रिकॉर्ड है उनका आउट ऑफ बैग इवैल्यूएशन हो सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम तो था नहीं तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ट्रेनिंग के टाइम होता तो प्रेडिक्टर को आसानी रहती कि हाँ मैंने इसको तो देख रखा है इस डेटा सेट को, तो अब मैं ट्रेनिंग करूँगा तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा इस डेटा सेट पे। लेकिन अब इसने तो इस डेटा सेट को देख ही नहीं रखा, तो इसका ट्रेनिंग सेट का उस डेटा पे परफॉर्म होना तो मतलब ऑब्वियस नहीं है। रीजन होगा तभी होगा, है ना? तो उस पे इवैल्यूएशन करता है। तो यहाँ पे ये जाता है इसके पास, इसको देता है कि प्रिडिक्ट करो, एक नाम का डेटा सेट इसके पास जाता है कि प्रिडिक्ट करो। तो ये प्रिडिक्शन कुछ देता है, तो इसने ऐसे प्रिडिक्शन दे दिया कि क्लास ए है, और इसने प्रिडिक्शन दे दिया कि ये क्लास बी है। इसने कलेक्शन दी ये क्लास बी है। अब मैक्सिमम वोटिंग और इसका इनका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बता देते हैं कि ये इतना कॉन्फिडेंट है, ये इतना इतना कॉन्फिडेंट है, या डिसीजन बाउंड्री, डिसीजन फंक्शन मतलब कि डिसीजन कितना अच्छा है इसका। तो अभी तो मैं केवल मोस्ट क्लासीफायर का बोल रहा हूँ। तो मान लिया कि ये दोनों थे जो, वो ए 3 मान लेता हूँ यार। तो इसने ए दिया, इसने ए दिया, इसने बी दिया। तो फाइनल प्रिडिक्शन क्या हुआ? ए हुआ, है ना? ए हुआ तो एक्चुअली में अगर जो 1 नाम का सैंपल था उसका जो लेबल था वो अगर ए हुआ तो यहाँ पे ये करेक्ट, मतलब एक्यूरेसी बढ़ी। अब दूसरा आया तो दूसरे का अगर बी बी हुआ तो एक्यूरेसी घटी। तो वैसे ही अपन पूरे काउंट, जितने काउंट सही है और टोटल काउंट कितने हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने हैं, उसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? ओ बी स्कोर आ जाएगा। तो ऐसे ओ बी स्कोर कैलकुलेट होता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट होता है। और बैगिंग का क्या फ़ायदा होता है? बैगिंग क्या होता है? बैगिंग इंट्रोड्यूस करता है मोर डाइवर्सिटी इन द एस्टिमेटर, मोर डाइवर्सिटी इन द मॉडल, मतलब डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी लाता है अपने मॉडल में। और जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी मॉडल्स में, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, मतलब कि यहाँ पे टोटल कितने मॉडल्स, कितने एल्गोरिथम थे? 500 एल्गोरिथम थे। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? बायस ज़्यादा होगा और वेरिएंस कम होगा। तो इससे अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। तो ये बात होती है। और अगर आपको लग रहा है कि वेरिएंस और बायस ये सब क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसी में भी, इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाऊंगा वेरिएंस और बायस के ऊपर, तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ बतानी थी कि अगर आप अपना डिसीजन स्कोर देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे डिसीजन स्कोर? सो BGN-CLF का डिसीजन डिसीजन स्कोर क्या रिटर्न करता है, डिसीजन फंक्शन क्या रिटर्न करता है कि वो हर एक क्लास के लिए कितना। तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा अंडरस्कोर। क्या हुआ भाई? नो डिसीजन फंक्शन।
तो यहाँ पे ओ बी लगाना है, सॉरी, ओ बी लगाना है। और चलो अब स्कोर इसका देख लेते हैं। सो तो ये क्या रिटर्न करना है, डिसीजन फंक्शन क्या रिटर्न करता है, स्कोर रिटर्न करता है कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास। तो ये स्कोर मतलब कितना कॉन्फिडेंट बताता है, ये कितना कॉन्फिडेंट है। तो ये बोला 98% चांसेस है कि ये क्लास 0 से बिलोंग करता है, पहला इंस्टेंस। और 0.18% चांस है, करीब 18 भी नहीं है ये, 0.1 मतलब 1% चांस के करीब है कि क्लास 2 से बिलोंग करे, क्लास ये वाले से बिलोंग करे, 0 और 1 से, है ना। और ये भी 91%, ये 1%, ये 8%, और ये 1%। ये थर्ड जो सैंपल है वो तो बिल्कुल ही बोल रहा है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि ये तो एकदम, मतलब थर्ड देखते हैं वो पॉइंट डेटा सेट पे है कहाँ पे। सो पी एल टी डॉट रिटर्न रीजन, और पी एल टी डॉट स्कैटर स्कैटर करता हूँ, और मैं इसका प्लॉट भी कर लेता हूँ। तो थर्ड ये डेटा सेट बता रहा था। सो थर्ड डेटा सेट मैंने किस पे एक्स और वाई पूरा दिया था क्या, ओ बी स्कोर में मैंने सो सो एक्स का थर्ड और थर्ड नहीं, सेकंड, मतलब इंडेक्सिंग तो यहाँ से 0 से चालू होती है, और वाई का सेकंड, एक्स का सेकंड का। सो यहाँ पे दूसरा रो चाहिए, और मुझे उसका जीरो कॉलम, और एक्स का वही दूसरा रो और पहला कॉलम। सो ये वापस टाइम लेने लग जाएगा, कोई नहीं, टाइम लेने दो इसको। सो फाइनली ये यहाँ पे हो गया। तो ये बता रहा है कि ये रेड डेटा सेट यहाँ पर है ना, इस पर यह 100% कॉन्फिडेंट है कि ये 0 क्लास से बिलोंग करता है ना। तो बहुत सारे डेटा सेट है यहाँ पे, ये बहुत सारे डेटा सेट है जो 0 क्लास पे से बिलोंग करता है, कॉन्फिडेंट इतना है ये 0 क्लास से बिलोंग करता है। कंफ्यूज किस पे है, कंफ्यूज होंगे इन वाले डेटा सेट पे कंफ्यूज होगा ज़्यादातर, तो जो इस लाइन के करीब करीब होगा उस पर कंफ्यूज होगा, है ना। जो इंट्रिंसिक पार्ट है उन पे ज़्यादा कंफ्यूज होगा, है ना। सो और कुछ बताना था क्या, सो नहीं बताना है और तो कुछ। सो बैगिंग पेस्टिंग क्या होती है, आउट ऑफ बैग एवेल्यूएशन क्या होता है, ये सब पता चल गया आपको, डिसीजन फंक्शन निकाल लिया आपने। हर एक डिसीजन फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है हाउ कॉन्फिडेंस द मॉडल इज ऑन ईच क्लासेस फॉर ईच रिकॉर्ड, है ना। तो ये डिसीजन फंक्शन रिटर्न करता है। सो चलो हो गया ये। और नेक्स्ट चैप्टर में अपन क्या, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि यहाँ पे अपन ने सैम्पलिंग किसकी की थी, केवल और केवल रिकॉर्ड्स की थी। किसकी की थी, केवल और केवल रिकॉर्ड्स की। यहाँ पे केवल और केवल रिकॉर्ड की सैम्पलिंग करी थी। लेकिन जैसे कि पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, तो इनकी सैम्पलिंग करी थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड की जगह अपन अपन फीचर की भी तो सैम्पलिंग कर सकते हैं। जैसे कि एज फीचर है, सैलरी फीचर है, और क्या फीचर है, कोई एक और फीचर मान लो कि हाइट फीचर है। तो सैम्पलिंग फीचर की भी कर सकते हैं कि अपन पहले एज ही लेंगे और सैम्पल एज और एज और एज लेंगे और सैलरी लेंगे, और एज लेंगे और हाइट लेंगे। तो ये सब क्या होता है, फीचर की सैम्पलिंग पॉसिबल है क्या, तो यही सब चेक करेंगे। So thanks for watching this video. Meet you in next one with random spaces and random pages. So thanks.